हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें आज ये हमारी अगली वीडियो है। हम बायोलॉजी के प्रश्नों को कवर कर रहे थे और जिसमें हम 60 प्रश्नों तक कवर कर चुके हैं। तो उसे जाके आप प्रीवियस वीडियो में ज़रूर चेक करिएगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी हैं। आज भी हम 10 जो प्रश्न कवर करने वाले हैं वो सभी परीक्षा में पूछे हुए हैं और पूछे जाने के बहुत ही अधिक चांसेस हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और आज के अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की, तो एक पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। तो बात करें जो पौधे होते हैं उनमें जड़ों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, बाकी उनके शाखाओं में भी होती है, पत्तों में भी होती है और तनों में भी होती है। आइए इसके विषय में विस्तार से जानें। तो अगर बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जड़ में नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पत्तियों में होता है तथा सबसे कम तने में होता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए करते हैं। पौधे के प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है और प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से रबी की कौन सी फसल नहीं है। तो बात करें रबी की फसल की, तो इसमें काला चना जो है, उड़द जिसे कहते हैं, ये एक रबी की फसल नहीं है। अब बात करें इसके बारे में, तो रबी की फसल भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना आदि रबी की फसलें हैं। काला चना की अगर बात करें तो ये जायद एवं खरीफ की फसल में बोया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्थूल कोड़ों तक में क्या होता है। तो अगर बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वे द्विबीजपत्रीय पौधों में बाहरी त्वचा के नीचे परतों में होते हैं। ये या तो समस्त परत में या थिक लीगो में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके विषय में जानें तो स्थूल कोड़ ऊतक क्या होते हैं। इस ऊतक में कोशिकाएं बहुभुजी तथा समव्यापी होती हैं। साथ ही कोनों पर सेलुलोज तथा पेक्टिन अत्यधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं। कोशिकाओं में पेक्टिन के कारण जल अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। स्थूल कोड़ ऊतक प्रायः द्विबीजपत्रीय शाकीय पौधों में बाहरी त्वचा के निचली परतों में होते हैं। ये या तो समस्त परत में या थिगालियों में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये पौधों में यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। कभी कभी कोशिकाओं में हरित लवक भी पाया जाता है, तब यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है। तो बात करें प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तों पे सबसे ज़्यादा होता है। अब इसके विषय में हम जान लें कि प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों का कार्य है। प्रकाश संश्लेषण पादप के हरे भागों को जीवों में भी तथा द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जल व ऑक्सीजन सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। पौधों में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति से संपन्न होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, मेनली जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, भूमि से पानी लेते हैं और सूर्य की उपस्थिति में जो क्लोरोफिल होता है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, हरे पौधों में पाया जाता है, इसकी सहायता से ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इसमें से ऑक्सीजन भी निकलती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला हमारा जो प्रश्न है कि केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं। तो जो केसर का पौधा होता है इसमें वर्तिकाग्र को यूज किया जाता है। जो पौधे का वर्तिकाग्र का भाग होता है उसको यूज किया जाता है। बात करें केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। यह इरिडेसी कुल की क्रोकस सैटाइवस नामक वनस्पति है। इसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप है। केसर मसाले बनाते वक्त वर्तिकाग्र भाग का प्रयोग किया जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल, सौर प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोप्लास्ट उपर्युक्त तत्वों में प्रकाश संश्लेषण के होने के लिए वांछित है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो अभी हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, जल धरती से ज़मीन से लेते हैं और सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट मतलब हरे पौधे में जो क्लोरोफिल होता है उसमें ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये सभी ही आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अब हम प्रकाश संश्लेषण के विषय में पढ़ चुके हैं, इसे आप एक बार फिर से अगर मन करे तो एक बार देख लीजिएगा।
अब अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मनुष्य में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा के किस रूप में संचित रहता है? तो बात करें मनुष्यों के अंदर तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित होता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो जो ग्लूकोज बनता है, अगर हमारी बॉडी में जो भी ग्लूकोज एक्स्ट्रा होता है उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है और उसे लीवर में एकत्रित किया जाता है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज मनुष्यों में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मानव शरीर ग्लूकोज को भिन्न भिन्न रूपों में संचित करती है। कार्बोहाइड्रेट, सेम, सब्जी, फल, बीज, मूंगफली आदि से प्राप्त के सेवन करने के बाद हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। यह रक्त के माध्यम से हमारे शरीर की कोशिकाओं तक ऊर्जा स्रोत के रूप में पहुंचता है। जो ग्लूकोज प्रयोग में नहीं होता वह रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर गिरता है तो यही ग्लाइकोजन खून में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए समूह में विषम ज्ञात करें। विषम दिए गए 3 श्रेणियों से संबंधित नहीं है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैड्रिब हो जाएगा। बाकी ये विषम है, बाकी सब मिलते जुलते हैं। अब इनके बारे में बात करें तो मैड्रिब इन चारों में विषम है क्योंकि कैलेक्स, कोरोला तथा स्टेमन पुष्प के भाग हैं तथा मैडिब पत्ती का भाग होता है। ध्यान रखिएगा जो पौधों के जो पुष्प होता है, पुष्प में कलेक्स, कोरोला, स्टेमेंस ये सारी भाग पाए जाते हैं। एक बार आप अगर 10th की एनसीईआरटी देखें हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक बार ज़रूर उसके फिगर को देखिएगा। इसमें बहुत सी चीज़ें, वर्तिकाग्र क्या होती हैं, कैलेक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधों में वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है वो क्या कहलाता है? तो इसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो पादपों के वायुवीय भागों द्वारा जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः पर्णरंध्रों द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों का ताप सामान्य बना रहता है तथा जड़ द्वारा अवशोषित जल पौधों के समस्त भागों में वितरित हो जाता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है कि मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है 7.5 मीटर के अबाउट होती है। इसके बारे में अगर बात करें तो मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है तथा इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह पचे भोजन का अवशोषण करती है तथा भोजन के पाचन में सहायता भी करती है। आहार नाल में इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब कल हम आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम कवर करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।